क्योंकि अगर आप इनके 27 मंत्रियों जिन्होंने आज शपथ लिया है, आप उनको अलग-अलग अगर जाति विभागों में यदि बाँट दें अपनी, 8 जो है जनरल कैटेगरी से हैं, 2 भूमिहर, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ। ओबीसी को देखें 7 हैं, 1 वैश्य, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 यादव। ईबीसी 1-1 कहार, मल्ला, तेली, निषाद, धानुक, सूढ़ी। सुप्रीम आप शेड्यूल कास्ट में देखें, 1 पासी, 1 मुसहर, 2 पासवान, 1 रविदास और मुसलमान 1। तो क्या हम जिस सामाजिक न्याय की जो मैंने एकदम कार्यक्रम में शुरू में बात की, दरअसल यही सामाजिक न्याय है। इतनी जातियां हैं, इतनी जातियों को इतना कोटा दे दिया गया है। यही असली आज ये जो बिहार मंत्रिमंडल है, इसकी कहानी। क्या हम ये माने कि 8वीं बार लगातार जो मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, और जो कुछ कहा गया, जो ये जो स्पिन था कि जातिवाद एकदम फूट गया है, जातिवाद खत्म हो गया है, क्या ये स्टेटिस्टिक ये नहीं दर्शाता अवनीश कि एक्चुअली जातिवाद अलाइव है, किकिंग है, और 8वें टर्म में भी, चाहे वो जेडीयू है चाहे बीजेपी है, आप बिहार की एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट से आप डिविएट नहीं कर सकते। क्या कहना सही नहीं होगा अवनीश आज की डेट में? बिल्कुल बिल्कुल सही होगा भूपेन जी, और इसका उदाहरण है ये चीज में जो आंकड़े सामने हैं मंत्रिमंडल के, 8 सवर्ण, 8 पिछड़ा, 5 दलित और 4 ईबीसी और 1 अल्पसंख्यक, को अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जो जाति गणित बिहार के अंदर है और जो लगातार वहां की राजनीति को प्रभावित करता रहा, उसी पर इस मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ और कमोबेश उसी ढर्रे पर मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिस ढर्रे पर पिछली बार मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। बस चेहरे कुछ बदल गए हैं, क्योंकि कुछ स्थान रिक्त भी रखा गया है। बहुत लंबे समय, बहुत बड़ी संख्या आज नहीं तय कर पा रहे थे गठबंधन के लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी रहना था और बहुत कम समय उनके पास था वहां पर कार्यक्रम में रहने के लिए। अगर कोई ज्यादा मंत्रियों की संख्या होती तो दिक्कत होती, पर अभी 9 मंत्री सरकार में और बनने हैं। लेकिन अब उसमें भी क्या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा कि नहीं होगा? सवाल इसी बात को लेकर के है कि जब आप बम्पर वोटिंग की बात करते हैं या जब आप इसकी बात करते हैं कि महिला मतलब फिर किसी जाति की महिला नहीं, और ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया। तो जब आपको इस तरह का अधिकार, इस तरह का मैंडेट मिलता है, तो फिर आपके मंत्रिमंडल के चेहरे में वो रिप्रेजेंटेशन दिखना होता है। वो दरअसल रिप्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा है इस मंत्रिमंडल में, इसलिए ये सवाल बन रहा है। अब जब जेडीयू के नेता चाहे और बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, और आपके मंत्रिमंडल में अगर जीतन राम मांझी का बेटा और आपके मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा का बेटा, ये सब वहां मौजूद होंगे, और भी बहुत सारे करीब 9 परिवारवाद के उदाहरण इस मंत्रिमंडल में मौजूद हैं। तो जब इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने मौजूद होगा, तो फिर आप दूसरे के ऊपर जब प्रहार करने जाएंगे तो आपको अपनी तरफ देखना पड़ेगा, और वो बार-बार बिहार के अंदर दिखाई पड़ा। और इसीलिए हम लोग जब भी डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या बिहार में बदला है, क्या बदलने जा रहा है, तो लगता है कमोबेश वैसे ही रहने जा रहा है। अब आप देखिए ना, 32 राजपूत वहां से जीत करके विधायक आए हैं, 4 मंत्री बने हैं। ठीक है कि अभी नीरज सिंह बबलू बाहर हैं, कुछ और लोग बाहर हैं, लोग ये कहेंगे जैसे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे बाहर हैं, पर जो मंत्रिमंडल पर धाक है, जो 94 सवर्णों को टिकट देने का एजेंडा एनडीए का था, उस एजेंडे में वो विधायक तो जिताने में बिल्कुल सफल रहे, और ये एक कहीं न कहीं ये उनकी जो है कोशिश थी, और वो कोशिश उनके मंत्रिमंडल के रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है कि उन्होंने एक इक्वेशन दिखाया कि ईबीसीज को हमने, ओबीसीज को हमने टोटल संख्या में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, और वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आया है? वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आया, वो जीतन राम मांझी की पार्टी से आया, और ये आप धन्यवाद दे दीजिए चिराग पासवान को। शायद मुझे लगता है गठबंधन एनडीए के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने कोई अपना रिश्तेदार पकड़ के उसमें नहीं डाला, वरना इस बात की संभावना थी कि वो अपने किसी रिश्तेदार को, वरुण कुमार जो उनके बहनोई है, उनको कुछ बनाना चाहते हैं, उनके दूसरे बहनोई भी ट्वीट करके उनको पसंद करने लगे थे, उनकी तारीफ करने लगे थे, जो इस वक्त आरजेडी में है।